शांत हो जाइए अब। कहाँ चले गए थे? बारिश हो रही है। कमेंट सेक्शन को ठीक कर दो, नीचे करो। चैप्टर 5 का पीडीएफ अपलोड नहीं है। अपलोड नहीं है? हाँ, अपलोड है ना? अपलोड है दोस्तों। एक से 4 तक याद हो गया है प्रास? हाँ, प्रश्न इकोनॉमी का थोड़ा हार्ड है, इस बार ज्यादा हो गया है, तो जमान मत करिएगा, याद करते जाइए। और क्वेश्चन इस बार इकोनॉमिक्स में थोड़ा ज़्यादा याद करना पड़ेगा। पिछली बार आप जितना याद किए थे उससे थोड़ा ज़्यादा। क्लियर? समुद्री घोड़ा किसे बोलते हैं? समुद्री घोड़ा, ये तो एक समुद्री जीव है, घोड़े का आकार दिखता है, और ये मछली है। समुद्री घोड़ा मछली समुदाय का जीव है। डबल डिप रिसेशन ये तो बताए थे, किसी अर्थव्यवस्था में मंदी की दौर के बाद अगर उत्थान का दौर आए और पुनः मंदी आ जाए तो इसे ही डबल डिप रिसेशन कहते हैं। एक पारिभाषिक बात है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में देख रहे हैं, बहुत बात सब लिख रहे हैं, पढ़ने वाले सब बात लिखिए, ठीक है। चलिए, कुछ लोग देख रहे हैं रोशन सर के शादी के लिए बड़ी इच्छुक है क्या?
बैठिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पूरा कमेंट सेक्शन शादी से भरा पड़ा हुआ है। पीडीएफ सबको मिल गया? चलिए अब शुरू करते हैं। क्या इन्हीं का इंतजार कर रहे थे? कहाँ तक हुआ था? और 5वां होगा। तो 5वां चैप्टर का नाम है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। बैंकिंग बैंकिंग को समझना है और उसके बाद मौद्रिक नीति को समझना है। यानी ये भी चैप्टर बड़ा होने वाला है आपका। बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे किसके बारे में? बैंकिंग के बारे में। प्रति व्यक्ति आय डॉलर में क्या है आ रहे बताएंगे दोस्तों, ठीक है। मौद्रिक नीति, बैंकिंग और मौद्रिक नीति, इस बात को हमें समझना है। और सबसे पहले हम लोग बैंकिंग के ही बारे में समझेंगे। और बैंकिंग का मतलब बैंक के कार्यों से है। बैंक और बैंक जो कार्य करती है उसी के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है। क्या? तो बैंकिंग में हम पहले बैंक के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे मौद्रिक नीति के बारे में। और बैंकिंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? बैंक के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। बैंक, जिसको हिंदी में भी कहते हैं बैंक ही। वर्तमान समय में किसी भी अर्थव्यवस्था का संचालन बैंक के द्वारा ही किया जा रहा है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को लीजिए, आप जानते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में भिन्न भिन्न तरह के लोग भिन्न भिन्न तरह के आर्थिक कार्य करते रहते हैं। करते रहते हैं कि नहीं करते रहते हैं? एक अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग होते हैं वे अपने जीविकोपार्जन करने के लिए कोई न कोई कार्य करते रहते हैं। कुछ लोग रोजगार करते हैं और वेतन पाते हैं। कुछ लोग किसी पेशा को अपना लेते हैं और फीस लेकर अपने जीविकोपार्जन करते हैं। कुछ लोग व्यापार करते हैं, जैसे उद्योग धंधे खोलते हैं और लाभ कमाकर अपने जीविकोपार्जन करते हैं। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भिन्न भिन्न तरह के लोग जो अपने जीविकोपार्जन के लिए तरह तरह के आर्थिक कार्य करते रहते हैं, जैसे कि रोजगार में होते हैं, किसी पेशा को अपना लेते हैं या कोई बिजनेस या व्यापार करते हैं, तो इन सब को गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यकता है किसकी? बैंक की। एक देश की अर्थव्यवस्था जो गतिशील बनती है वो लोगों के द्वारा किए गए आर्थिक कार्यों के बदौलत। लेकिन लोगों के आर्थिक कार्य एक दूसरे से जुड़ेंगे तब जब एक दूसरे के बीच आदान प्रदान होगा
मुद्रा का। और मुद्रा का आदान प्रदान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जो करते हैं दोस्तों, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है बैंक। बैंक अगर ना हो तो मुद्रा का गतिशीलता रुक जाएगी, मुद्रा की गति रुक जाएगी, मुद्रा एक जगह ठहर जाएगा, मुद्रा एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह नहीं जा पाएगा, आर्थिक क्रिया रुक जाएगी, अर्थव्यवस्था ढह जाएगी, देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बैंक को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं। बैंक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, रीढ़, क्योंकि बैंक के बिना मुद्रा गतिशील ही नहीं होगा, और अगर मुद्रा गतिशील नहीं होगा तो आर्थिक कार्य जो है वो सही तरह से संपन्न नहीं हो पाएंगे, और आर्थिक कार्य ही लोगों का संपन्न नहीं हो पाएगा तो उनका जीविकोपार्जन ही नहीं हो पाएगा, और इस तरह से अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। इसलिए बैंक को अर्थव्यवस्था की क्या कहा गया है? रीढ़ कहा गया। तो वर्तमान समय में हम अभी वर्तमान समय के संदर्भ में ये बात कह रहे हैं। अर्थव्यवस्था तब भी थी जब कोई बैंक नहीं था, लेकिन उस समय अर्थव्यवस्था इतना व्यापक नहीं था जितने व्यापक आज आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था को। बैंक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ये आज के संदर्भ में सत्य है, ये पुराने प्राचीन भारत के संदर्भ में सत्य नहीं है दोस्तों। तो बैंक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर बैंक न हो तो पूंजी या फिर मुद्रा की गतिशीलता रुक जाएगी, आर्थिक क्रिया लोगों की चरमरा जाएगी, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तो बैंक का महत्व कितना अधिक है आज के समय, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंक नहीं तो अर्थव्यवस्था नहीं। लेकिन ये बैंक शब्द आया कहां से? ये बैंक शब्द आया कहां से दोस्तों? तो बैंक शब्द आया इटली से। कौन सा आया? इटली। पुराने जमाने में इटली के जो व्यापारी जो मुद्रा का लेन देन किया करते थे, पुराने जमाने में इटली के व्यापारी जो मुद्रा का लेन देन किया करते थे, वे अपने सामने एक बेंच रखते थे जिसको बेंची कहते थे, या उस व्यापारी को ही क्या कहा जाता था? बेंची कहा जाता था, या बेंचेरी कहा जाता था, बेंची कहा जाता था या बेंचेरी कहा जाता था। बहुत पुराने समय में इटली के व्यापारी जो मुद्रा के लेन देन का कार्य करता था, वो अपने सामने एक बेंच रखता था, जिसके कारण लोग उसे मुद्रा का लेन देन करने वाले व्यापारी को लोग किस नाम से पुकारने लगे? बेंची या बेंचेरी के नाम से पुकारने लगे। और ऐसा माना जाता कि यही बेंची बेंचेरी बाद में क्या बन गया? बैंक बन गया। तो बैंक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये तो आज भी अर्थशास्त्रियों के लिए रहस्यमय विषय है कि ये बैंक शब्द आया कहां से है? क्या हुआ? अरे कौन है गेट पर जी? इधर आओ। क्या? तो आने दो जी, लेट से आया है तो दिमाग खराब है इसका, आने दो। देखिए सबको रोक के रखा। अरे कौन लगाया है इसको जी? स्कूल है थोड़े जी, लेट से आया है, बाहर में खड़ा रहेगा, पागल दिमाग कहीं का। आने दीजिए, जो आ रहा है आने दीजिए, रोकिए मत।
उसको समझा या नहीं जी? आइए देखिए, देखिए कितना देर रोक दिया होगा। चलिए ओके दोस्तों, सॉरी दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो बैंक का क्या महत्व है ये तो समझ गए। इतना महत्व है कि बैंक को अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है। और स्वाभाविक आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी बैंक न हो तो आपकी क्या दशा हो जाएगी। पैसा आ पाएगा, भेज पाइएगा? तो सब कुछ, बहुत कुछ बैंक पे डिपेंड है। इसलिए आज के संदर्भ में हम बैंक को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बोले हैं। हम नहीं बोले हैं, अर्थशास्त्री का मानना है कि बैंक ही आज का बैकबोन है, इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो ये बैंक शब्द आया कहां से? तो वैसे अर्थशास्त्री इस बात पर एक मत नहीं है कि बैंक शब्द आया कहां से। और बैंक शब्द को लेकर आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि यहां से आया है, यहां से आया है। लेकिन अधिकांश अर्थशास्त्री बैंक की उत्पत्ति के संदर्भ में जो बात रखते हैं वो यही है कि इटली के पुराने व्यापारी या पुराने समय में इटली के व्यापारी जो मुद्रा के लेन देन का कारोबार करते थे, वे अपने आगे में एक बेंच रखा करते थे, जिसके कारण लोग उन्हें क्या बुलाते थे? बेंची या बेंचेरी बुलाते थे। और अधिकांश लोगों का मानना है कि बेंची और बेंचेरी शब्द ही आगे चलकर क्या बन गया? बैंक बन गया। तो बैंक शब्द की उत्पत्ति बेंची या बेंचेरी शब्द से मानी जाती है। बैंक शब्द की उत्पत्ति बेंची या बेंचेरी शब्द से मानी जाती है। बेंची और बेंचेरी इटली में, पुराने समय में इटली में मुद्रा के लेन देन करने वाले व्यापारी को कहा जाता था। और मुद्रा के लेन देन करने वाले व्यापारी को बेंची या बेंचेरी इसलिए कहा जाता था कि वह अपने आगे में बेंच रखकर कारोबार किया करते थे। लेकिन वास्तव में बैंक है क्या? तो परिभाषा आप आसानी से दे सकते हैं कि एक ऐसी वित्तीय संस्था, एक ऐसा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो मुद्रा का कारोबार करती है, क्या कहलाती है? बैंक का। एक वित्तीय संस्था जो मुद्रा का कारोबार करती है वही क्या कहलाती है? बैंक कहलाती। एक ऐसी संस्था जो मुद्रा का कारोबार करती है, मुद्रा का कारोबार करती है, वो क्या कहलाती है? बैंक कहलाती है। लेकिन ये सही परिभाषा नहीं है। वर्तमान समय में हर मुद्रा का कारोबार करने वाला वित्तीय संस्था बैंक नहीं हो सकता है। आपको, अगर आप बजाज फाइनेंस का नाम सुने हैं, बजाज फाइनेंस लोगों को ऋण प्रदान करती है, अर्थात बजाज फाइनेंस कंपनी भी मुद्रा का कारोबार कर रही है। तो क्या बजाज फाइनेंस कंपनी को आप बैंक कह दीजिएगा? नहीं। वर्तमान समय में आप डाकघर में भी बचत खाता खुला करके बैंकों के तरफ पैसा जमा कर सकते हैं, तो क्या आप डाकघर को भी बैंक कह दीजिएगा? तो अगर हम बैंक का परिभाषा ये दे रहे हैं कि मुद्रा का कारोबार करने वाला वित्तीय संस्था बैंक है, तो ये उचित और सही परिभाषा नहीं होगा। तो उचित या सही परिभाषा बैंक का क्या होगा? तो एक ऐसी वित्तीय संस्था, एक ऐसी वित्तीय संस्था जो मुद्रा जमा स्वीकार करती है, जो मुद्रा जमा स्वीकार करती है और इसके साथ साथ ऋण प्रदान करती है, इसके साथ साथ ऋण प्रदान करती है, तब उस वित्तीय संस्था को हम क्या कहेंगे दोस्तों? बैंक कहेंगे, बैंक कहेंगे। अर्थात हर मुद्रा का लेन देन करने वाला कोई संस्थान बैंक नहीं कहलाएगा। बैंक वही वित्तीय संस्थान कहलाएगा जो कम से कम कितने कार्यों को संपन्न करे? 2 कार्यों को संपन्न करे, मुद्रा जमा ले और ऋण प्रदान करे, ऋण प्रदान करे। ये 2 कार्य अगर वित्तीय संस्था कर रहा है तो निश्चित ही वो क्या है? बैंक है।
आप जानते हैं कि डाकघर में भी मुद्रा जमा कर सकते हैं, लेकिन डाकघर आपको ऋण प्रदान करेगा नहीं करेगा। इसलिए डाकघर एक वित्तीय संस्था है, लेकिन डाकघर कोई बैंक नहीं है। आप जानते हैं दोस्तों कि मुद्रा जमा तो LIC का पॉलिसी खरीद कर भी उसमें कर सकते हैं। LIC भी कई तरह के पॉलिसी ऑफर करती है और मुद्रा जमा स्वीकार करती है, लेकिन क्या LIC व्यक्ति को ऋण प्रदान करती है? नहीं करती। इसीलिए LIC एक वित्तीय संस्था है, लेकिन वो बैंक नहीं है। ठीक उसी तरह बजाज फाइनेंस कंपनी लोगों को ऋण तो प्रदान करती है, लेकिन लोगों का जमा स्वीकार नहीं करती है। इसीलिए बजाज फाइनेंस कंपनी वित्तीय संस्था तो है, लेकिन वो बैंक नहीं है। मुद्रा का कारोबार करने वाला कोई भी वित्तीय संस्था बैंक कहलाने के योग्य तब होगा जब वो कम से कम कितने कार्यों को अंजाम दे। और आजादी के ठीक 2 साल बाद 1949 में भारतीय संसद ने बैंकिंग कंपनी एक्ट पारित किया। भारतीय बैंकिंग कंपनी एक्ट पारित किया भारतीय संसद ने कब? 1949 में। आप जानते हैं आजादी के ठीक बाद अंतरिम सरकार बनी थी। ठीक है, देश में चुनाव नहीं हुआ था, अंतरिम सरकार बनी थी। उसी अंतरिम सरकार के दौर में 1949 ईस्वी में पारित किया गया क्या? बैंकिंग कंपनी एक्ट। और 1949 में भारत की जो तत्कालीन सांसद थी जिन्होंने बैंकिंग कंपनी एक्ट पारित किया, उसमें उन्होंने बैंक को परिभाषित करने का भी कार्य किया। और भारत के बैंकिंग कंपनी एक्ट में जो बैंक का परिभाषा दिया गया है, बड़ी रोचक परिभाषा है। एक्ट में कहा गया है कि बैंक वह संस्था है जो बैंकिंग का कार्य करती है। बैंक वो संस्था है जो बैंकिंग का कार्य करती है ना? गजब का परिभाषा। बैंक वो संस्था है जो बैंकिंग का कार्य करती है। ये बैंकिंग कंपनी एक्ट में भारत के तत्कालीन संसद ने परिभाषित करने का कार्य किया है। लेकिन इसके बाद संसद ने बैंकिंग को परिभाषित भी किया है। और बैंकिंग को परिभाषित करने का काम यह है कि बैंकिंग कार्य का मतलब है कि लोगों का मुद्रा जमा स्वीकार करना, किस लिए? ऋण प्रदान करने के लिए, और लोगों के द्वारा मांगे जाने पर उन्हें किसी भी तरह से भुगतान करना ही कैसा कार्य है? बैंकिंग कार्य। तो भारतीय संसद ने 1949 में जो बैंकिंग कंपनी एक्ट को पारित किया, उसमें भी बैंक को परिभाषित करने का कार्य किया गया। और उसमें बैंक का परिभाषा यह है कि बैंक वह संस्था है जो बैंकिंग का कार्य करती है। बैंक वो संस्था है जो बैंकिंग का कार्य करती है। और बैंकिंग कार्य का मतलब इन्हीं दोनों कार्य से है। बैंकिंग करने का मतलब इन्हीं दोनों कार्य से है। ये संसद भी ने स्वीकार किया है। दोस्तों, बात समझ गए? बैंक किसे कहते हैं ये समझ गए? मुद्रा का कारोबार करने वाला क्या हर वित्तीय संस्था बैंक हो सकता है? नहीं हो सकता है। मुद्रा का कारोबार करने वाला वही वित्तीय संस्था बैंक कहलाने के योग्य है जो कम से कम कितना कार्य करे। यानी कि बैंक कहलाने के लिए 2 कार्यों को अंजाम देना ही पड़ेगा। मुद्रा जमा लेना पड़ेगा और ऋण प्रदान करना पड़ेगा। अगर कोई संस्था मुद्रा जमा लेती है लेकिन ऋण प्रदान नहीं करती है तो भी वो बैंक नहीं है। अगर कोई संस्था ऋण प्रदान करती है लेकिन लोगों का मुद्रा बचत के रूप में स्वीकार नहीं करती है तो भी वो बैंक नहीं है। बैंक होने के लिए दोनों कार्य करना अनिवार्य है। बैंक होने के लिए दोनों कार्य करना अनिवार्य। क्लियर हुआ? समझ गए? अब हम समझेंगे बैंक कितने प्रकार के होते हैं। बैंक कितने प्रकार के होते हैं? बैंक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बैंक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के।
कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, हिंदी में से कहते हैं व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक। ठीक है, केंद्रीय बैंक। तो एक देश की अर्थव्यवस्था में बैंक कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं, व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक। व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक, ऐसा बैंक जो जनता के साथ कारोबार करती है, व्यापारिक बैंक। ऐसा बैंक जो केवल सरकार के साथ कारोबार करती है, केंद्रीय बैंक। तो एक व्यापारिक बैंक वो बैंक होता है जो आम जनता के साथ अपना कारोबार करती है, अर्थात आम जनता के मुद्रा को बचत के रूप में स्वीकार करती है, आम जनता को ऋण प्रदान करती है। लेकिन एक देश का केंद्रीय बैंक केवल और केवल सरकार का ही मुद्रा जमा स्वीकार करती है, सरकार को ही ऋण प्रदान करती है। तो जनता का बैंक ही क्या है, सरकार का बैंक क्या है? एक देश की अर्थव्यवस्था में ढेर सारे व्यापारिक बैंक होते हैं, लेकिन एक देश की अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक होते हैं केवल एक। और भारत में केंद्रीय बैंक की भूमिका कौन अदा कर रहा है? आरबीआई अदा कर रहा है। तो बैंक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक और ऐसा बैंक जो जनता के साथ कारोबार करती है उसे क्या कहते हैं? ऐसा बैंक जो केवल सरकार के साथ कारोबार करती है। जनता का बैंक किसे कहा जाता है? सरकार का बैंक किसे कहा जाता है? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में व्यापारिक बैंकों की संख्या ढेर सारी हो सकती है, लेकिन केंद्रीय बैंक होते हैं केवल एक। केंद्रीय बैंक होते हैं केवल एक। और भारत में केंद्रीय बैंक की भूमिका कौन अदा कर रहा है? आरबीआई। तो व्यापारिक बैंक क्या समझ गए ना? जैसे भारत का एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, ये सब क्या है? व्यापारिक बैंक। बात समझ गए कि नहीं? अब ध्यान दीजिए कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंक किसे कहेंगे? क्लियर हो गया ना? व्यापारिक बैंक भी अब 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक विदेशी और दूसरा देशी, मतलब देश का। व्यापारिक बैंक जो जनता के साथ कारोबार करती है, वह व्यापारिक बैंक कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के, विदेशी व्यापारिक बैंक और देशी व्यापारिक बैंक। अब इसको समझने में हमें नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगा। विदेशी व्यापारिक बैंक क्या है और देशी व्यापारिक बैंक क्या है? क्या इसको समझने में दिक्कत है? विदेशी व्यापारिक बैंक मतलब ऐसा बैंक जिसका हेडक्वार्टर विदेश में है, हमारे देश में उसका ब्रांच है, तो वो क्या हो गया? विदेशी व्यापारिक बैंक। स्टैंडर्ड एंड चार्टर बैंक, दोहा बैंक, सिटी बैंक, ये सब क्या है? विदेशी व्यापारिक बैंक है। भारत में काम करने वाले प्रमुख विदेशी व्यापारिक बैंक का नाम आपके नोट में दिया हुआ है, देखिए एक बार पढ़िए उसको। नाबार्ड बैंक है, बिल्कुल नाबार्ड भी बैंक है दोस्तों, हम आएंगे उस पर। क्लियर हो गया? और देशी व्यापारिक बैंक मतलब जिसका हेडक्वार्टर भी हमारे देश में, जिस बैंक की उत्पत्ति भी हमारे देश में हुआ है, वो देशी व्यापारिक बैंक हो गया। तो विदेशी व्यापारिक बैंक मतलब
जिस बैंक की उत्पत्ति विदेशों में हुआ है, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय विदेशों में है, अपने देश में केवल ब्रांच खोलकर व्यापार कर रहा है तो वो विदेशी। जिस बैंक की उत्पत्ति, जिस बैंक का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर हमारे देश में है, वो क्या हो गया आपका देशी। अब देशी व्यापारिक बैंक भी दो तरह के, देशी व्यापारिक बैंक भी कितने तरह के, दो तरह के। एक क्या हो गया निजी, और दूसरा क्या हो गया सरकारी यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। जो देशी व्यापारिक बैंक है यानी ऐसे व्यापारिक बैंक जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई है, मुख्यालय भारत में स्थित है, वो देशी व्यापारिक बैंक भी कितने तरह के हो सकते हैं, दो तरह के, एक निजी और दूसरा सार्वजनिक या फिर सरकारी। अब इसमें क्या अंतर है ये भी हमें बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए हैं। निजी व्यापारिक बैंक वो है जिस पर निजी व्यक्ति का अधिकार है, सरकार का अधिकार नहीं है। और सरकारी या सार्वजनिक व्यापारिक बैंक मतलब ऐसा व्यापारिक बैंक जिसमें कम से कम 51% हिस्सेदारी किसका है, तो वो हो गया सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र का व्यापारिक बैंक। ऐसा व्यापारिक बैंक जिसके कुल पूंजी में आधे से भी अधिक पूंजी पर सरकार का अधिकार हो, उसे हम कहेंगे सरकारी व्यापारिक बैंक, उसे हम कहेंगे सरकारी व्यापारिक बैंक। और सरकारी व्यापारिक बैंक की वर्तमान में संख्या कितना है, 12। सरकारी व्यापारिक बैंकों की संख्या वर्तमान में कितना है, 12। जबकि पहले कितना हुआ करता था, 21 हुआ करता था। लेकिन 21 से घटकर वर्तमान में कितना हो चुका है, 12 हो चुका है। क्योंकि कुछ बैंकों को, कुछ सरकारी व्यापारिक बैंकों को आपस में क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। आपस में क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। तो वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापारिक बैंकों की संख्या कितनी रह गई है, 12 रह गई है। बाकी सबके सब क्या है, निजी व्यापारिक बैंक। क्लियर हो गया। अब दोस्तों बैंकों को, सरकारी व्यापारिक बैंकों को आपस में मिलाने की घटना भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों को काफी मजबूत बनाने के लिए किया गया था। बैंकों को आपस में मिलाने की जो घटना हुई उसे आपको याद रखना पड़ेगा कि किस बैंक में किसको मिलाया गया, किस बैंक में किसको मिलाया गया है। तो देखिए किस बैंक को किस में मिलाया गया है। सबसे पहले मिलाया गया है पंजाब नेशनल बैंक। इस बैंक में मिलाया गया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को किस में मिला दिया गया, पंजाब नेशनल बैंक को। उसके बाद केनरा में मिलाया गया किसको, सिंडिकेट को। केनरा में मिलाया गया किसको, सिंडिकेट को मिलाया गया। केनरा में किसको मिलाया गया, सिंडिकेट को मिलाया गया। उसके बाद मिलाया गया किसमें, यूनियन में किसको मिलाया गया, यूको को मिलाया गया और आंध्रा को मिलाया गया। उसके बाद मिलाया गया किसमें, इंडियन बैंक में। इंडियन में किसको मिला दिया गया, इलाहाबाद को मिला दिया गया। इलाहाबाद बैंक को किसमें मिलाया गया, इंडियन में। यूको बैंक और आंध्रा बैंक को किसमें मिलाया गया, यूनियन बैंक में। सिंडिकेट बैंक में किसको मिलाया, सिंडिकेट बैंक को किसमें मिलाया गया, केनरा में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को किसमें मिलाया गया। और इस तरह से सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र के व्यापारिक बैंकों को आपस में मिलाने के उपरांत सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की संख्या 12 रह गई है। इन 12 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का मुख्यालय कहां पर है और स्थापना कब हुई, ये आपको याद करना पड़ेगा। बात समझ गए ना। वर्तमान में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मुख्यालय कहां पर है और उसकी स्थापना कब हुई, ये आपको याद करना पड़ेगा, जिसका पूरा ब्यौरा नोट में दिया गया है। दोस्तों स्वामित्व क्या है, स्वामित्व का मतलब होता है मालिक।
ओ सॉरी, हाँ हाँ, यूनियन में आंध्रा और, सॉरी, यूको तो है भी अभी भी, आंध्रा और, सॉरी, कॉरपोरेशन को मिला गया। क्लियर हो गया। तो बैंक का बंटवारा कैसे हुआ देख लिए ना। मुख्यालय एक दिन में एक ही याद करिएगा, ठीक है ना। एक दिन में केवल एक याद करना है, 12 दिन में सब याद हो जाएगा। क्लियर। इन हड़बड़ा के रट रहे हैं, याद नहीं हो रहा है। जो चीज रट रहे हैं ना, याद नहीं हो रहा है, तो एक दिन में एक रटा कीजिए, परीक्षा तक आराम से रटा जाएगा। तो बैंक का स्थापना और बैंक का मुख्यालय जो रटना है, कैसे रटना है, एक दिन में केवल एक रटना है। और याद, और आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाइए, चैप्टर समाप्त होते तक आपको सारे बैंक का स्थापना और मुख्यालय याद हो जाएगा। स्थापना और मुख्यालय क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो बैंकों का वर्गीकरण कैसे हुआ समझ गए बातों को, कि बैंक दो प्रकार के, व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक। व्यापारिक बैंक दो प्रकार के, विदेशी व्यापारिक बैंक और देशी व्यापारिक बैंक। देशी व्यापारिक बैंक दो प्रकार के, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापारिक बैंकों की संख्या कितनी रह गई है, 12। लेकिन दोस्तों अब एक बात और समझ लीजिए कि इस 12 सार्वजनिक बैंकों में, ठीक है ना, वर्तमान समय में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो IDBI बैंक है, IDBI बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से क्या हो गई है, कम हो गई है। बात समझ रहे हैं ना। 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में IDBI बैंक जो है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इस बैंक में वर्तमान में आज के समय में सरकार की हिस्सेदारी 50% से क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। इसलिए अब यह बैंक भी किस क्षेत्र का बैंक हो चुका है, निजी क्षेत्र का बैंक हो चुका है। और निजी क्षेत्र के बैंक में इस पर किसका अधिकार है, तो कई लोगों का शेयर है, जिसका जितना शेयर है उसका उतना ही अधिकार इस बैंक पर है। तो 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एक बैंक और बाहर निकल गया, और वो कौन है दोस्तों, IDBI बैंक। IDBI बैंक को अब हम सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज के समय इस बैंक में सरकार की हिस्सेदारी तो है, लेकिन वो 50% से कम हो चुका है। इसलिए अब इसे सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कहना उचित नहीं है दोस्तों। लेकिन सरकार की एक बड़ी हिस्सेदारी आज भी इस बैंक में है। अंतर यह है कि सरकार की हिस्सेदारी कितना से घट गया है, 50% से क्या हो गया है, घट गया है। अब ये निजी क्षेत्र का बैंक हो गया, लेकिन निजी क्षेत्र के बैंक होने पर इसका स्वामित्व किसके पास है, तो किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। अब इसका स्वामित्व उसका उतना होगा दोस्तों, उसका उतना होगा जिसका जितना अधिक शेयर। लेकिन आज भी सबसे ज्यादा शेयर जो है सरकार के पास ही है। इस बैंक का सबसे ज्यादा शेयर अभी भी किसके पास है। ये बात सही है कि सरकार की शेयरधारिता या सरकार के स्वामित्व इसके जमा पूंजी पर 50% से कम हो गया है, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा इसमें हिस्सेदारी किसी एक व्यक्ति का है, किसी एक व्यक्ति का है, तो वो व्यक्ति भारत सरकार ही है दोस्तों। लेकिन इसे अब सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कहना उचित नहीं होगा दोस्तों। ये अब एक निजी क्षेत्र का बैंक हो गया, क्योंकि हिस्सेदारी सरकार की 50% से क्या हो गया, घट गया। क्लियर है बात, समझ में आ गई। तो बैंक का वर्गीकरण समझ में आ गया कि ना आ गया, बैंक किसे कहेंगे, बैंक का क्या महत्व है, और बैंक का वर्गीकरण कैसे किया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। क्या हुआ, कोई प्रश्न? अब ध्यान दीजिए, ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहला बैंक कौन स्थापित हुआ।
तो भारत का जो सबसे पहला बैंक था वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल, उसमें सबसे पहले था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो, यानी भारत में अगर पहली बार बैंकों की स्थापना की बात करें, पहली बार, तो भारत में पहली बार बैंकों की स्थापना, भारत में पहली बार बैंकों की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। लेकिन वो सब बैंक का कोई अस्तित्व अब बचा नहीं है, और ईस्ट इंडिया कंपनी जिस बैंक की स्थापना की थी वो भी बैंक अपना सफल संचालन नहीं कर पाया था। अगर हम ये देखें कि भारतीयों के द्वारा जो पहला बैंक स्थापित किया गया था भारत में, वो था अवध कॉमर्शियल बैंक, जो तत्कालीन संयुक्त क्षेत्र के प्रांत में स्थापित किया गया था। आप जानते हैं आजादी से पहले देशी रियासत थी, इस तरह के राज्य नहीं थे, तो भारतीयों के द्वारा स्थापित होने वाला पहला बैंक जो था वो अवध कॉमर्शियल बैंक था। अवध कॉमर्शियल बैंक का अब वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन भारतीयों के द्वारा स्थापित होने वाला पहला बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक में भी पूरी पूंजी भारतीय लोगों की नहीं थी, कुछ पूंजी यूरोपियन लोगों का लगा हुआ था। भारतीयों के द्वारा पूर्णतः भारतीय पूंजी से स्थापित होने वाला भारत का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, जिसकी स्थापना 1894 में किया गया, 1894 में किया गया, और वो बैंक का आज भी सफल संचालन हो रहा है। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक पंजाब नेशनल बैंक ही है। तो भारतीयों के द्वारा स्थापित होने वाला पहला बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक। लेकिन अवध कॉमर्शियल बैंक में यूरोपियन लोगों का भी पैसा लगा हुआ था। पूरी तरह से भारतीय पैसे से, यानी भारत के लोगों के पैसे से, भारतीय लोगों के द्वारा स्थापित होने वाला पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, जो आज भी अस्तित्व में है और आज भी सफल संचालन कर रहा है। और पंजाब नेशनल बैंक के स्थापना में बहुत बड़ी क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय की भी उपस्थिति थी, और ऐसा कहा जाता है कि लाला लाजपत राय के प्रयासों से ही पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुआ। दोस्तों, बात समझ रहे हैं कि नहीं? पंजाब नेशनल बैंक ऐसा बैंक है जिसमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का खाता आज भी चल रहा है। आज भी पटना के एक ब्रांच है पंजाब नेशनल बैंक, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खाते का सफल संचालन कर रहा है। निश्चित तौर पर उस खाते का उत्तराधिकारी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कानूनी उत्तराधिकारी होगा उनके पास है, लेकिन बैंक इसे बहुत सहेज कर रखा हुआ है। यानी पंजाब नेशनल बैंक अपने साथ एक बड़े इतिहास को भी लेकर चल रहा है। तो हमें ये याद रखना है कि भारतीय लोगों के द्वारा पूर्णतः भारत के पैसों से स्थापित होने वाला देश का पहला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, जो आज भी सफल संचालन कर रहा है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो हम बैंकों के वर्गीकरण को समझ गए हैं। कभी कभी पूछ देता है कौन निजी बैंक है, कौन सरकारी बैंक है, कौन विदेशी बैंक है। तो आप निजी बैंक के भी नाम बहुत जानते ही होंगे, कुछ नाम आपके नोट्स में है, तो उसको आप देखते रहिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न कई बार आए हैं। निम्नलिखित में कौन निजी क्षेत्र का सार्वजनिक निजी क्षेत्र का बैंक है? निम्नलिखित में कौन भारतीय बैंक नहीं है बल्कि एक विदेशी बैंक है? तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आप जो आपके नोट में जो प्रमुख विदेशी व्यापारिक बैंक का नाम दिया गया है, प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक का नाम दिया गया है, उसको आप देखते रहिएगा, आपको अपने आप याद हो जाएगा, देखते देखते याद हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ गए? अब हाँ, बिल्कुल देखते देखते याद हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे बैंकों के कार्य।
बैंक के कार्य, बैंक के कार्य। वर्तमान समय में बैंक का कार्य अत्यधिक व्यापक हो चुका है, अत्यधिक व्यापक। आजकल बैंक जो है, कुछ लोग इंपीरियल बैंक के ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, बात करेंगे दोस्तों। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे जब सेंट्रल बैंक की बात करेंगे, ठीक है, सेंट्रल बैंक के बारे में बात करेंगे। बैंक के कार्य वर्तमान समय में अत्यंत व्यापक हो चुका है और आजकल तो बैंक अपने ग्राहकों के लिए शेयर की भी खरीद बिक्री कर रहा है। शेयर की खरीद बिक्री करने के लिए सेबी के द्वारा रजिस्ट्रेड ब्रोकर होते थे, ब्रोकर के द्वारा शेयरों की खरीद बिक्री की जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में बैंक भी ब्रोकर की भूमिका निभा रहा है, अपने ग्राहकों के लिए शेयर की भी खरीद बिक्री कर रहा है। वर्तमान समय में बैंक सरकारी योजनाओं के सफल संचालन में भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जनधन खाते जो कि एक सरकारी योजना वाला खाता है, क्या वे बैंक के सहायता के बिना सरकार क्रियान्वित कर सकता था? नहीं। तो आज के समय में अगर हम बैंकों के कार्य की गिनती करना चाहे तो ढेर सारे कार्य हैं। बैंक मुद्रा जमा लेती है, ऋण प्रदान करती है, बैंक सरकारी योजनाओं का सफल संचालन करती है, बैंक अपने ग्राहकों के संपत्ति का ट्रस्टी भी बन जाती है, बैंक अपने ग्राहकों के लिए शेयर की खरीद बिक्री भी करती है, बैंक अपने ग्राहकों के लिए कोई LIC पॉलिसी या अन्य इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीदती है, बैंक अपने ग्राहकों के तरफ से उनके द्वारा कर्ज जो जमा करेंगे वो भी जमा करती है। तो बैंक का कार्य वर्तमान समय में अत्यंत व्यापक है, इसलिए बैंकों के कार्य को 3 हिस्सों में बांटा गया। बैंक के कार्य को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3 हिस्सों में बांटा गया है। बैंक के प्राथमिक कार्य, बैंक के द्वितीयक, या द्वितीयक के लिए एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं, द्वितीयक कार्य, और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस। तो बैंक के कार्य वर्तमान समय में इतने व्यापक हो चुके हैं कि बैंक के द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों को कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 3 कैटेगरी में बांटा गया है, प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जो कार्य बैंक इंटरनेट के मदद से अपने ग्राहकों को मुहैया कराते। हालांकि वर्तमान समय में बैंक लगभग हर कार्यों में इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस वैसे सर्विस है जो बिना इंटरनेट के माध्यम से संपन्न नहीं किए जा सकते। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं बैंकों के प्राथमिक कार्य को। बैंकों के प्राथमिक कार्य केवल 2 हैं। बैंकों के प्राइमरी फंक्शन या बैंकों के प्राथमिक कार्य केवल कौन है? कितने हैं? 2 है। प्राथमिक कार्य के अंतर्गत केवल 2 कार्य आते हैं दोस्तों, जमा स्वीकार करना और दूसरा ऋण प्रदान करना। जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना, जमा स्वीकार करना और ऋण, केवल यही 2 कार्य बैंकों के प्राथमिक कार्य है। प्राथमिक कार्य में इसके अलावे और कोई भी कार्य शामिल नहीं। अब आइए दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि बैंक जमा स्वीकार कैसे करता है। बैंकों के प्राथमिक कार्यों की संख्या केवल कितनी है? 2 है। और वो कौन कौन है?
आप जानते हैं कि मुद्रा का भी प्राथमिक कार्य केवल कितना था? 2 था, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन। जिस तरह मुद्रा के 2 ही प्राथमिक कार्य थे, उसी तरह बैंक के 2 ही प्राथमिक कार्य हैं, जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। बैंक जो जमा स्वीकार करती है, बैंक जो जमा स्वीकार करती है, उसे बैंक का लिएबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिएबिलिटी कहते हैं। बैंक जितनी जमा राशि स्वीकार करती है, उसे क्या कहा जाता है? बैंक का लिएबिलिटी कहा जाता है। जैसे आप अखबार में पढ़े कि पंजाब नेशनल बैंक का वर्तमान लिएबिलिटी 5,000 करोड़ हो चुका है, तो इसका मतलब है कि पंजाब नेशनल बैंक में लोगों का 5,000 करोड़ रुपया जमा है। बैंक जो जमा स्वीकार करती है लोगों का, वह बैंक का लिएबिलिटी कहलाता है। और बैंक जो ऋण प्रदान करती है लोगों को, उसे बैंक का एसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंक का एसेट कहते हैं। बात समझ गए? बैंक के प्राथमिक कार्य केवल 2 है। बैंक जितनी जमा राशि स्वीकार करती है, उसे क्या कहा जाता है? बैंक की लिएबिलिटी कहा जाता है। बैंक जितनी राशि ऋण के रूप में प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं? बैंक का एसेट। जैसे आप अखबार में पढ़े कि एसबीआई का एसेट 50,000 करोड़ के पार हो चुका है। इसका मतलब एसबीआई लोगों को 50,000 करोड़ का ऋण प्रदान कर चुका है। बात समझ गई कि नहीं? अब हम ये समझ लेते हैं कि बैंक जो जमा स्वीकार करती है, कैसे करती है? बैंक जो जमा स्वीकार करती है, कैसे करती है? ऐसा नहीं है कि हम पैसा लेके जाएंगे, बैंक कहेगा आइए बैठिए लाइए पैसा जाइए, ऐसा नहीं है। बैंक जमा स्वीकार करती है। बैंक जमा स्वीकार करती है तो कैसे करती है? तो इसके लिए बैंक में तरह तरह के अकाउंट होते हैं। क्या होते हैं? अकाउंट होते हैं। तो बैंक अपने ग्राहकों का जो जमा स्वीकार करती है, वे ग्राहकों का अकाउंट खोलकर, चूंकि अकाउंट जमा स्वीकार करने के लिए खोला जाता है, इसीलिए उसे डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। आइए अब ये समझ लेते हैं कि बैंक में जमा करने के लिए, बैंक में मुद्रा जमा करने हेतु कितने तरह के अकाउंट या कितने तरह के खाते होते हैं। बैंक जमा राशि स्वीकार करने के लिए जनता का पहले अकाउंट खोलता है, खाता खोलता है। और जमा करने के लिए जो खाता खुलता है, जमा करने के लिए जो खाता खोला जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। आइए अब ये समझ लेते हैं कि बैंक में कितने प्रकार के डिपॉजिट अकाउंट होते हैं। बैंक में कितने प्रकार के डिपॉजिट अकाउंट होते हैं? डिपॉजिट अकाउंट। डिपॉजिट अकाउंट यानी कि जमा स्वीकार करने के लिए खोला गया अकाउंट। और भी कई तरह के अकाउंट होते हैं। लोन अकाउंट यानी कि ऋण लेने के लिए जो अकाउंट खोला जाए। तो जमा स्वीकार करने से पहले बैंक में क्या करना पड़ेगा? डिपॉजिट अकाउंट खोलना पड़ेगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था में सारे जनता एक जैसे हैं नहीं, इसलिए बैंक तरह तरह के डिपॉजिट अकाउंट ऑफर करते हैं। कैसे कैसे? तो सबसे पहला फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एफडी। भारतीय लोगों का 80% पैसा इसी अकाउंट में जमा है। 80%। यानी एक बैंक में 100 रुपया है तो 80 रुपया केवल किस अकाउंट में है?
भारत का सबसे, भारतीय जनता के नजरों का सबसे लोकप्रिय बैंक अकाउंट कौन है? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। भारतीय लोगों का सबसे ज्यादा बैंकों में जो पैसा पड़ा हुआ है, किसमें पड़ा हुआ है? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। बहुत लोग इस अकाउंट के बारे में जानते होंगे कि ये क्या होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का मतलब हुआ कि आप एक निश्चित समय के लिए बैंकों में जमा कर दिए हैं, उस निश्चित समय से पहले आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते। एक ऐसा अकाउंट जिसमें जमा राशि एक निश्चित समय तक फिक्स्ड हो जाता है, ग्राहक या जनता उस निश्चित समय से पहले पैसे को नहीं निकाल सकता है, तब ऐसा अकाउंट को क्या कहते हैं? तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट मतलब आप जब चाहे तब इससे पैसे को निकाल नहीं सकते हैं। इसमें निश्चित समय के लिए पैसा जमा करना पड़ता है, निश्चित समय से पैसे को निकाला नहीं जा सकता है। अगर निश्चित समय से पैसा निकाला जाएगा तो उसके लिए बैंक कुछ कटौती कर लेगा। क्या कर लेगा? कटौती कर लेगा। दोस्तों क्लियर है बात? समझ गए? अब देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट में जो भी पैसा जमा है लोगों का, उसे कहा जाता है टाइम लिएबिलिटी। क्या कहा जाता है? टाइम लिएबिलिटी। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जो पैसा जमा है, उस जमे पैसे को क्या कहा जाता है? बैंक का टाइम लिएबिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंक का टाइम लिएबिलिटी कहा जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में ग्राहकों का या जनता का जो जमा राशि पड़ा हुआ है, उसे क्या कहा जाता है? बैंक का टाइम लिएबिलिटी। समझ गए? अब ये अकाउंट भारतीय ग्राहकों का सबसे पसंदीदा अकाउंट है। ऐसा इसलिए कि बैंक जो जमा राशि स्वीकार करती है, बैंक जो जमा राशि स्वीकार करती है उस पर कुछ ना कुछ ब्याज प्रदान करती है, उसमें कुछ ना कुछ ब्याज प्रदान करती है। और व्यापारिक बैंक लाभ कैसे कमाता है? तो आप जानते हैं कि व्यापारिक बैंक का मुख्य काम क्या है दोस्तों? जमा स्वीकार करना और उसके बाद क्या प्रदान करना? ऋण प्रदान करना। अब होता क्या है कि जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो जमा स्वीकार जो करते हैं उस पर कम ब्याज देते हैं, और जो ऋण प्रदान करते हैं उस पर अधिक ब्याज लेते हैं। और यही अंतर दोस्तों, यही अंतर उसका लाभ का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो एक व्यापारिक बैंक जो लाभ कमाते हैं, कैसे कमाते हैं? तो वे लोगों का जमा कम ब्याज दर पर स्वीकार करते हैं और लोगों को ऋण अधिक ब्याज दर पर प्रदान करते हैं, और इस तरह एक व्यापारिक बैंक किसका अर्जन करते हैं? लाभ का। जो केंद्रीय बैंक होता है उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जबकि व्यापारिक बैंक का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। और व्यापारिक बैंक लाभ कैसे कमाते हैं? तो कम ब्याज दर पर जमा स्वीकार करते हैं और अधिक ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं, अधिक ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं। क्लियर हो गया? तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पर ब्याज दर काफी अधिक मिलता है, इसीलिए लोग इस अकाउंट के तरफ आकर्षित होते हैं और इसी अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। दोस्तों दूसरा है दोस्तों करेंट अकाउंट। करेंट डिपॉजिट अकाउंट। और यह अकाउंट दोस्तों, करेंट डिपॉजिट अकाउंट जो है, ये होते हैं दोस्तों किसके लिए? व्यापारिक वर्ग के लिए। बिजनेस करने वाले लोगों को बैंक किस प्रकार का खाता ऑफर करती है?
करेंट डिपॉजिट अकाउंट ऑफर करती है। और इस अकाउंट की खासियत है, इसमें जितनी बार चाहे धन जमा कर सकते हैं, जितनी बार चाहे धन निकाल सकते हैं। एक ऐसा अकाउंट जिसमें जितनी बार चाहे धन जमा करे, जितनी बार चाहे धन निकाल सके, जितना मन चाहे धन जमा कर सके, उसके बाद जितना मन करे धन निकाल सके, तो समझिए वो कैसा अकाउंट है, करेंट डिपॉजिट अकाउंट है। और भारत में करेंट डिपॉजिट अकाउंट कौन खुलवाते हैं? और व्यापारी वर्ग ये अकाउंट इसलिए खुलवाते हैं क्योंकि इसमें वो सुविधा है जो व्यापार करने के लिए उत्तम है। एक व्यापारी वर्ग को रोजाना धन का लेन देन करना पड़ता है, कभी धन निकालना पड़ता है, कभी धन जमा करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उनके लिए सर्वोत्तम खाता कौन होता है? करेंट डिपॉजिट अकाउंट। करेंट डिपॉजिट अकाउंट में धनों को जो निकाला जाता है लगभग किसके माध्यम से? चेक के माध्यम से। यानी व्यापारिक बैंक जो ये अकाउंट रखते हैं वे अधिकांश कारोबार किसके माध्यम से करते हैं? इसीलिए कभी कभी करेंट डिपॉजिट अकाउंट को चेकिंग अकाउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेकिंग अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि इस अकाउंट में धन का जो लेन देन होता है अधिकांशतः चेक के माध्यम से ही होता है। धन जमा होते हैं चेक के रूप में, धन निकाले जाते हैं चेक के रूप में। इसीलिए करेंट डिपॉजिट अकाउंट को कभी कभी चेक वाले अकाउंट या चेकिंग अकाउंट भी कहा जाता है। अमेरिका के बैंक में करेंट डिपॉजिट अकाउंट नाम है ही नहीं, उसके जगह पर नाम है चेकिंग अकाउंट। अमेरिका के बैंकों में करेंट डिपॉजिट अकाउंट को क्या कहा जाता है? चेकिंग अकाउंट कहा जाता है। क्लियर हो गया? इस अकाउंट पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता। इस अकाउंट के जमा राशि पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता है। ऊपर से व्यापारिक बैंक को सुविधा के नाम पर कुछ सेवा शुल्क देनी पड़ती है। किसको? बैंक को। यानी इस अकाउंट में जो जमा राशि है उस पर बैंक ब्याज नहीं देती है, उल्टे सेवा शुल्क वसूल करती है, क्योंकि ये बैंक अकाउंट व्यापारी वर्ग के सुविधा के अनुरूप तैयार किया गया है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तीसरा, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। एक चीज यहां पर बताना भूल गए कि करेंट डिपॉजिट अकाउंट में जो पैसा जमा है वो बैंक का डिमांड लिएबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जो पैसा जमा है वो टाइम लिएबिलिटी कहलाता है, और करेंट अकाउंट में जो पैसा जमा है वो डिमांड लिएबिलिटी कहलाता है। टाइम लिएबिलिटी का मतलब कि बैंक को निश्चित समय तक वो धनराशि प्राप्त हो गया, उससे पहले वो धनराशि कोई निकाल। डिमांड लिएबिलिटी का मतलब होता है कि बैंक का ग्राहक जब डिमांड करेंगे बैंक को पैसा रिलीज करना पड़ेगा। तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जितना पैसा जमा है वो जमा बैंक का टाइम लिएबिलिटी कहलाता है, और करेंट डिपॉजिट अकाउंट में जो पैसा जमा है वे बैंक का डिमांड लिएबिलिटी कहलाता है। एनी प्रॉब्लम है? अब तीसरा अकाउंट के बारे में तो बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, सबके पास होगा यही अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट जनता को छोटी छोटी बचतों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बैंक किस अकाउंट खोलने की सुविधा प्रदान करती है? सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। ये छोटी छोटी बचत करने के लिए लोग प्रोत्साहित हो, इसीलिए बैंक इस अकाउंट को ऑफर करती है। इस अकाउंट में भी ये सुविधा होती है कि पैसा जब चाहे तब जमा कर सकते हैं और जब चाहे पैसा तब निकाल सकते हैं, लेकिन करेंट अकाउंट की तरह नहीं। इस पर कुछ शर्तें लागू रहती है। निश्चित तौर पर नाम ही है इसका क्या?
सेविंग डिपॉजिट अकाउंट यानी कि बचत की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए बैंक यह खाता खुलवाती है और लगभग आप सभी लोग इस खाता का इस्तेमाल करते होंगे क्या। और इसमें भी जमा पैसा कहलाता है बैंक का टाइम लिएबिलिटी। क्या कहलाता है दोस्तों? सॉरी बैंक का डिमांड लिएबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? डिमांड लिएबिलिटी कहलाता है। करेंट अकाउंट में जो पैसा जमा है वो भी क्या कहलाता है? डिमांड लिएबिलिटी। सेविंग डिपॉजिट में जो पैसा जमा है वो भी क्या कहलाता है? डिमांड लिएबिलिटी। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में जो पैसा जमा है उसे टाइम लिएबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में ज़्यादा बताना पड़ेगा, इस पर ब्याज दर बहुत कम होती है, फिक्स डिपॉजिट की तुलना में बहुत कम होती है। आइए तीसरा अकाउंट चौथा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। हिंदी में इसे कहते हैं आवर्ती जमा खाता। एफडी में मिनिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं? और पहले नौकरी तो कर ले क्या, उसके बाद करते रहेंगे जमा। अभी तो खाली खर्चे होता होगा जी। हाँ, और इससे अगर आप जानना चाहते हैं जानकारी के लिए तो हर बैंक का रूल अलग अलग होता है, ठीक है। तो किस बैंक में हम एफडी करेंगे उस बैंक के वेबसाइट पर जाना है, सारी जानकारी हमें मिल जाएगा। आज कुछ फास्ट पढ़ा रहे हैं, फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बहुत चीज़ की जानकारी आपको पहले से है कि नहीं है। जैसे बैंक क्या होता है इसके बारे में बहुत कुछ आप पहले से नहीं जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे, तो फास्ट नहीं है दोस्तों। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट सबसे अधिक ब्याज देने वाला अकाउंट है दोस्तों। बैंक सबसे ज्यादा ब्याज दर जिस अकाउंट में जमा पर देता है वो कौन है दोस्तों? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, शॉर्ट में इसे आरडी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरडी अकाउंट पर एफडी से भी ज्यादा ब्याज दर ऑफर करती है बैंक। लेकिन ये कैसा खाता है? ऐसा बैंक खाता, ध्यान दीजिएगा, ऐसा इधर से निकलते हैं जी, ऐसा बैंक खाता, ध्यान दीजिए, ऐसा बैंक खाता जिसमें ग्राहकों को निश्चित समय पर निश्चित धनराशि प्रत्येक महीने जमा करना पड़ता है। समझिए वो कैसा है। जब कोई ग्राहक निश्चित धनराशि निश्चित समय पर प्रत्येक महीने बैंक खाता में जमा करता तो वो कैसा है? मान लीजिए प्रत्येक महीने एक व्यक्ति को प्रत्येक महीने के 12 तारीख को बैंक खाते में 8,000 रुपया जमा करना पड़ रहा है। एक व्यक्ति को प्रत्येक महीने के 12 तारीख को बैंक खाते में 8,000 जमा करना पड़ रहा है। तो समझ जाइए कैसा खाता है? आवर्ती खाता। आवर्ती खाता में ग्राहक को जमा करना है प्रत्येक महीने निश्चित तिथि को निश्चित धनराशि। तिथि और धनराशि क्या होगा तो लोग अपने सुविधा के अनुसार चयन करेंगे। जिसकी जितनी बचत होगी वो उतने अधिक धनराशि चयन कर सकते हैं। महीने का जो तारीख उन्हें सूटेबल लगे वो तारीख चयन कर सकते हैं। तो एक ऐसा डिपॉजिट अकाउंट जिसमें ग्राहक को प्रत्येक महीने निश्चित समय को निश्चित धनराशि जमा करना पड़े तो ऐसे जमा खाता को क्या कहते हैं? आवर्ती जमा खाता। बैंक सबसे अधिक ब्याज दर देती है किस पर?
आवर्ती जमा खाता पर। बैंक सबसे अधिक ब्याज देती है किस पर? आवर्ती से कम ब्याज दर ऑफर करती है फिक्स्ड डिपॉजिट पर और सबसे कम सेविंग पर। और किस अकाउंट के जमा राशि मेंटेन करने के लिए बैंक उल्टा सेवा शुल्क वसूल करती है? करेंट डिपॉजिट अकाउंट। लेकिन करेंट डिपॉजिट अकाउंट आम जनता के लिए नहीं है, वो किसके लिए डिजाइन किया गया है? व्यापारी वर्ग के लिए। चेकिंग अकाउंट किसे कहते हैं? और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में भी जमा पैसा, ध्यान देखिए दोस्तों, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, इसमें जमा पैसा बैंक का टाइम लिएबिलिटी कहलाता है, क्योंकि इसमें जमा पैसा ग्राहक जब चाहे तब निकाल नहीं सकता है। उसके बाद दोस्तों करेंट डिपॉजिट। करेंट डिपॉजिट और करेंट डिपॉजिट और उसके बाद सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में जमा पैसा बैंक का डिमांड लिएबिलिटी कहलाता है, क्योंकि जब ग्राहक चाहे तब इस पैसे का डिमांड कर सकता है, इसीलिए डिमांड लिएबिलिटी कहलाता है। तो बैंक का प्राथमिक कार्य कितने हैं दोस्तों? 2 है। बैंक के प्राथमिक कार्य कितने हैं? 2 है। जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। जमा स्वीकार करना और ऋण। जमा स्वीकार करने के लिए विभिन्न तरह के खाते होते हैं और लगभग कितने तरह के खाते होते हैं? या 4 तरह के मुख्य खाते होते हैं। सबसे अधिक ब्याज दर किस खाते पर मिलता है? किस खाते में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है? सबसे कम ब्याज किस पर मिलता है? क्लियर? भारतीय लोगों का सबसे ज्यादा पैसा जमा है किसमें? फिक्स्ड डिपॉजिट। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों? क्लास में लेते हैं ब्रेक, दूसरे प्राथमिक कार्य की चर्चा कल के क्लास में करेंगे। ओके। एफडी सेविंग अकाउंट क्या होता है अभी तो बताए, एफडी क्या होता है? चलिए, सबको बैग मिल गया? सबको नहीं मिला? तो बैग कोई बहुत बड़ा चीज नहीं मिला, नहीं मिला, ठीक है। इसके लिए मायूस नहीं होना है। बैग का क्वालिटी ठीक है कि नहीं? ये रोशन सर हमारे बारे में गलत सलत बोलते रहते ना जी। हाँ, एटीएम से पैसा निकाले जाता है करेंट या सेविंग अकाउंट। करेंट अकाउंट तो बताए कि वो व्यापारी वर्ग के लिए है, ठीक है। जो बिजनेस कर रहा है कोई ना कोई, उसके लिए है करेंट अकाउंट। आम लोगों के लिए करेंट अकाउंट का कोई उपयोग नहीं है। उस अकाउंट को रखने के लिए हल्ला कर रहे हैं आगे पीछे।
आप लोग रोशनी सर से पूछिएगा कि आप कब शादी कर रहे हैं, ठीक है क्या? रोशन सर को तो शादी करना और भी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के क्लास में। धन्यवाद।